हाँ जी, चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी से रिलेटेड। फटाफट से सिलेबस को अपने को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं भी जल्दी जल्दी भाग रही हूँ क्योंकि बहुत लॉस हो चुका है। 1 मंथ का गैप आ गया इस सब्जेक्ट को पूरा कराने भी, वो उसको जल्दी से जल्द कवर करें। थैंक यू। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। अब जैसे आप समझ चुके हो ना कि लो पावर फैक्टर है तो हमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा मिल रही है, रियल पावर हमें कम मिल रही है, इसी वजह से पावर फैक्टर लो जाता है। हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि हमें पावर जो मिल रही है ना उसमें मैक्सिमम अमाउंट लो पावर फैक्टर की पावर मिली हमें, उसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है? रिएक्टिव पावर है। उस रिएक्टिव पावर ने किसी भी यूजफुल वर्क में हमारा काम नहीं किया, कोई काम की तो थी नहीं वो पावर, लेकिन बिल में क्या होगी? वो कैलकुलेट होगी। यानी कि वही बियर के एग्जाम्पल, यानी कि एक कोको कोला के गिलास का एग्जाम्पल, कोको कोला का खरीदा हमने गिलास, वो कहता है कि 6 रुपये का गिलास है। एक्चुअल में कोको कोला तो आती थी ऊपर तो 3 रुपये का, तो उसमें झाग ही झाग था। यानी कि क्या हो गया? लॉस होगा ना। पीने को तो 3 रुपये की मिली ना, ऊपर तो झाग था, वो झाग के आपकी रिएक्टिव पावर की तरह से है। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि इनएफिशिएंट एनर्जी यूजेज। अब जैसे लो पावर फैक्टर की वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है ना सप्लाई का, वो क्या होता है? आपका रिएक्टिव होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, जो कि हमारे भी किसी भी यूजफुल काम में हम उसको कहीं भी यूज नहीं लेके आ रहे। वो क्या हो गया? हमारे एनर्जी यूज का क्या हो गया? इनएफिशिएंट। हमने क्या एनर्जी यूज किया? एफिशिएंटली तो यूज वही हो रही है ना, जब हमारा रियल पार्ट, रियल जो पावर का कंटेंट है, उस पावर जो हमें मिल रही है घर तक, उसमें रियल पावर हमारी अच्छी है, रिएक्टिव पावर लो है, अच्छा पावर फैक्टर है, तो वो हमारी यूजफुल पावर है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि अच्छा ही एनर्जी का यूज़ किया, खाम खाई का बिल पे नहीं किया, ठीक यूज़ की, ठीक ही बिल पे किया। तीसरा पॉइंट आता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा आता है कि इंक्रीज्ड करंट ड्रॉन। अब जैसे कि हमारे ना, जैसे कि हम रियल पावर को ना, लो पावर फैक्टर पे हमारी डिलीवरी हो रही है रियल पावर की, लेकिन पावर फैक्टर हमारा लो था, उसमें क्या है? रिएक्टिव पावर पे रियल भी है। तो उस केस में जो रियल पावर हमें घर तक मिलती है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका हाइयर होता है करंट, जो हमारा लॉसेज है ना लो, हायर करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे, हाई करंट, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस ना ओवर हीट हो जाती है। इससे हमारे डिवाइस की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ टाइम मतलब लाइफ स्पैन है ना, वो स्पैन जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी डिवाइस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, फटाफट। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट ही है, बस समझने की बात आपको समझ आ चुकी होगी पहली वीडियो से ही, और ये इसको अब समझना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं। पॉइंट्स लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस लिखने तब भी इसी तरह के पॉइंट्स अपने आप बना सकते हो। अगर आपने उसके डिसएडवांटेजेस लिखनी है तब भी आप इसी तरह के, बस ये कि टॉपिक वो अलग अलग दे दिया है, एक्चुअल में बातें सब जगह वही बात बताएगा वो, जो महत्व में बता दी थी उसने। अब आता है कि इंस्टेबिलिटी एंड वोल्टेज ड्रॉप। अगर ड्यू टू द लो पावर फैक्टर वोल्टेज, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वोल्टेज के ड्रॉप ज़्यादा होते हैं। अगर बिकॉज द लार्ज इन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है कि उनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो भी लार्ज होता है। यानी कि बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रांसफार्मर से लेकर उनकी इंडस्ट्री के अंदर अंदर इतने ज़्यादा ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन है वायरिंग का, इक्विपमेंट्स का। तो उस केसेस में क्या होता है कि वोल्टेज हमारी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लो पावर फैक्टर, तो वहीं पर वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप होकर आ रही है। एक्चुअल में जो हमारी वोल्टेज मिल रही थी ना, वहाँ तक एक्चुअल वोल्टेज पहुँच ही नहीं पाते, बहुत सारी वोल्टेज बीच में ड्रॉप हो जाते। कहाँ? उन वायरिंग्स में ही। इसकी वजह से वोल्टेज हमारी इनस्टेबल मिलती है, हमें फ्लिकरिंग लाइट मिलती है, मतलब कि टिमटिमाती हुई लाइट मिलेगी जहाँ भी यूज़ करना है। इसके इक्विपमेंट की जो माल फंक्शनिंग है, उसका जो काम है ना, जो काम करना था, वो हमारा इफेक्ट करता है लो पावर फैक्टर की वजह से। ठीक है। दूसरा आता है इक्विपमेंट की कॉस्ट। सपोज करो कि हमारे पास ना मेरी एक इंडस्ट्री है, मुझे क्या मिल रहा है वहाँ पे? पावर ना, लो पावर फैक्टर की पावर आ रही है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि आप अपना ना, आपके इक्विपमेंट्स ना पुराने हो चुके हैं, ये लो पावर फैक्टर ही की एनर्जी ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री तक। आप ऐसा कीजिए, नया ट्रांसफार्मर, नया अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नए से नए लगवा लें, नए जनरेटर लगवा लें अपनी इंडस्ट्री में, ताकि आपको अच्छे पावर फैक्टर की एनर्जी मिले, अपने दे पाएँ अपनी डिवाइसेस को। इस केस में क्या है, मेरे पुराने पूरे सिस्टम को मैं क्या करूँगी? उनको रिप्लेस करूँगी किसके साथ? नए के साथ। तो यानी कि पुराने का क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया ना। अगर पावर फैक्टर अच्छा आता तो मेरा पुराना सिस्टम ही सही काम करता, पुराने इक्विपमेंट्स पे, पुराने ट्रांसफार्मर, पुराने जनरेटर ही मेरे अच्छा काम कर सकते थे। लो पावर फैक्टर की वजह से उनको चेंज करने से जो मेरे को एक इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो महंगी पड़ जाती है, वो भी हमारा एक मेन लॉस ही है। ये डिसएडवांटेज है किसकी? लो पावर फैक्टर की। अब भाई लो पावर फैक्टर के देख ली कारण क्या है, क्यों होता है लो पावर फैक्टर, इसका कारण भी ढूंढो। आप जैसे देखो, लो पावर फैक्टर में सबसे पहली बात तो दिमाग में ये डाल लो कि जो हमारी जो रिएक्टिव पावर है ना, वो किसकी वजह से आ रही है? हमारा इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड की वजह से। इंडक्टर और कैपेसिटिव। अब इंडक्टिव और कैपेसिटिव देखिए, हमारे पास ठीक है, घर में मेरे पास कोई मोटर, मैं मान सकती हूँ इंडक्टिव, लेकिन क्या मेरे घर तक आने से पहले भी कोई ना कोई हमारे इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड, हाँ है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन्स का जो लोड, वहाँ पे जो लॉसेज है ना, जो लोड है, वो इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड वहाँ पे भी है। ठीक है। सबसे पहला कारण क्या है मेरा? क्या कारण है लो पावर फैक्टर का? सबसे पहला क्या है कि इंडक्टिव लोड, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ट्रांसफार्मर्स है,
फ्लोरिसेंट लाइटनिंग है, वो रिक्वायर करते हैं बोथ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, दोनों है उनके पास। द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल कॉज द टू ड्रॉ द मोर रिएक्टिव पावर। जो फेज एंगल है ना, वही हमारा किसका कारण है कि ज़्यादा रिएक्टिव पावर को ड्रॉ करने का कारण है देन रियल पावर। रियल की बजाय कितनी पावर, कौन सी पावर, रिएक्टिव पावर ज़्यादा आ रही है, वो भी हमारे किसकी वजह से, अगर लोड हमारा इंडक्टिव लोड की वजह से, वो हमारा लो का पावर फैक्टर को क्या कर देता है, लो कर देता है। क्योंकि वही बात ना, क्या है पावर फैक्टर, क्या है हमारा P डिवाइडेड बाई S, यानी S में हमारा Q फैक्टर अगर बड़ा है, यानी इंडक्टिव है लोड, तो हमारा ऑब्वियसली कि पावर फैक्टर लो जाएगा, ये एक कारण हो गया। दूसरा, इम्बैलेंस लोड। जो हमारे 3 फेज जो सप्लाई मिलती है ना हमें, हर फेज पे ना लोड बैलेंस्ड नहीं होता है, किसी फेज में कुछ लोड है, किसी पे कुछ है, किसी पे, इसी तरह से जो डिफरेंट लोड है ना हर फेज के, वो भी एक कारण बनते हैं पावर फैक्टर को लो करने का। ठीक है, अब आता है हमारा अंडर लोड ट्रांसफॉर्मर्स। अंडर लोड ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं कि मान लो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है 100 किलोवाट की, लेकिन उसमें हमारा लोड हमने कम डाला हुआ है, अंडर लोड है, मतलब कि ओवरलोड हो जाता है, उससे ज़्यादा वाला लोड वहाँ भी फूकता है ट्रांसफॉर्मर। अंडर लोड पे भी हमारा क्या करता है, वो लो कैपेसिटी पे हमारा रेदर देन रेटेड कैपेसिटी की बजाय लो कैपेसिटी पे हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। वो भी एक कारण है बहुत बड़ा किसका, लो पावर फैक्टर को लो करने का। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के पास क्या है, आपने भी लॉसेस किस वजह से, कौन सा लोड है इसमें, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग क्या आपका इंडक्टिव लोड है। ट्रांसमिशन लाइन्स कैसे आती हैं अपनी, लॉन्ग जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, ड्यू टू द लाइन इंडक्शन, लाइन के अपनी इंडक्टेंस भी अपना कैपेसिटेंस भी, वो हमारी क्या करते हैं इंडक्शन गए, वो फेज शिफ्ट, वोल्टेज और करंट के बीच में ना फेज एंगल जनरेट होता ही है। इंडक्टिव लोड है आपका, कैपेसिटिव लोड, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका, लो पावर फैक्टर का। तो 5वां पॉइंट आता है इनएफिशिएंट इक्विपमेंट्स। जो पुराने इक्विपमेंट्स है वो भी हमारा लो पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अभी पीछे हमने डिसएडवांटेजेस में बताया था, उसको भी हम मेंटेन कर रखें अपने इक्विपमेंट्स को लो पावर फैक्टर पे, उनको ठीक करा लिया तो मेंटेनेंस अच्छी रखें उनकी, या फिर उनको रिप्लेस करें। तीसरा, रिप्लेस करना तो हमें डिसएडवांटेज, मतलब इनएफिशिएंट इक्विपमेंट है तब भी हमारा पावर फैक्टर, यानी कि हमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू रियल पावर। अब आता है स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ मोटर। जब भी हम किसी भी मोटर को, अपनी डिवाइस है मोटर हमारी, जब भी हम उसको बार बार थोड़ी देर बाद ऑन कर लिया, ऑफ कर दिया, ऑन ऑफ एंड रखते हैं ना, तो इस केस में हमारा क्या करता है, ऑन ऑफ के टाइम पे ना वो हाई करंट ड्रॉ करती है मोटर, उस टाइम के लिए वो टेम्परेरीली उस टाइम हमारा लो हो जाता है पावर फैक्टर सिस्टम का। ठीक है, पूरे सिस्टम के पावर फैक्टर को अफेक्ट करती है इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है, इससे अगला टॉपिक है कि इसको हम इम्प्रूव कैसे करें अपने पावर फैक्टर को। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया, उसके डिसएडवांटेजेस भी देख ली और उसके कारण भी देख लिए क्यों ये हमारा कम होता है। अब उन कारणों को दूर करके हम इसको इम्प्रूव भी तो कर सकते हैं भाई, ये कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम भी तो बना होगा ना कि हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव करें हम। तो इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है पावर फैक्टर की, ये अपना लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, पावर फैक्टर से रिलेटेड ये टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आता है ना कि एक आते हैं हमारे पास ना पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ना कैपेसिटर्स लगाने पड़ते हैं हमें सिस्टम के पैरेलल में। जैसे फिर आते हैं हमारे पास ना SVCs लगे होते हैं। SVCs क्या होते हैं, एक सिस्टम, जैसे कि हम वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर लगाते हैं ना, बड़े बड़े हमारे ना इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, जहाँ पे भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होते हैं ना, वहाँ पे कैसे मेंटेन करेंगे इन पावर फैक्टर के, वहाँ पे ना कुछ यूनिट लगते हैं जिसको बोलते हैं SVCs। ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं वार कंपनसेटर्स। वार क्या, अपनी रिएक्टिव पावर किस में निकालते थे आप, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस में। ठीक है ना, ये जो होते हैं ना स्टैटिक वार कंपनसेटर्स लगे होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये कंपनसेटर क्या करेंगे, ये कंपनसेटर ऑटोमेटिक डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं डायनेमिक रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। ठीक है, ये एडजस्ट करते हैं रिएक्टिव पावर के आउटपुट को टू मेंटेन करते हैं नियर द यूनिटी ऑफ द पावर फैक्टर। मतलब कि ये ऐसा काम करते हैं ये SVCs की अपने पावर फैक्टर को यूनिटी यानी कि 1 तक मेंटेन कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, परफेक्ट आइडियल है ना 1 पावर फैक्टर, तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ना, बिलिंग कॉस्ट, वो क्या हो जाती है, कम पड़ती है। एक्चुअल में जितना उसने यूज़ करना है ना पावर को, उतना उसने यूज़ किया, उसी का उसने बिल पे किया है। खाम खाई का बिल पे नहीं करती वो, और ना किसी तरह की उसमें हमारा करंट ड्रॉ होता है, किसी तरह के इक्विपमेंट की हीटिंग भी नहीं होती, इक्विपमेंट्स की लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है, जो भी इंडस्ट्री SVCs भी यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो सिंक्रोनस कंडेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये सिंक्रोनस कंडेंसर्स क्या चीज़ हैं, ये कंडेंसर्स ना, कंडेंसर क्या होता है, कैपेसिटर होता है जो कि एक रोटेटिंग मशीन होती है। ये जो ऑब्जॉर्व कर लेती है, ऑब्जॉर्व भी कर सकती है और जनरेट भी करती है क्या, अपनी रिएक्टिव पावर को, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर की करेक्शन हो जाती है और वोल्टेज कंट्रोल रहती है और पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज हो सकता है या हो जाता है, किसकी वजह से, इन सिंक्रोनस कंडेंसर्स की वजह से। अब आता है हमारा लोड की मैनेजमेंट। देखिए लोड मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है।
लोड मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हम ना लोड मैनेजमेंट किस तरह से है, हमें साइमल्टेनियसली एक साथ ना रिएक्टिव अपना ना रजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड, ये इकट्ठे यूज़ नहीं करने चाहिए। वहाँ पे लोड की मैनेजमेंट कर लेते हैं। कई बार हम करते नहीं है कि घरों में भी हम देखते हैं यार एक साथ ना दो चीज़ें मत चलाओ, अभी एसी चल रहा है ना ये चीज़ मत चलाओ, कोई हैवी लोड की बिजली की, मतलब जैसे हमारे एसी भी चल रहे हैं 2-3, फिर हमने अपने इलेक्ट्रिक वाटर मोटर जैसे वैसे ट्यूबवेल पंप की इतनी ज़्यादा नहीं लेता वो पावर, फिर भी कोई हैवी मोटर भी हमने साथ साथ चला दिए तो उससे हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर लो हो जाएगा, जिससे हमारी एनर्जी एक्चुअल में हमें कम मिलेगी उस इक्विपमेंट को, उस डिवाइस को, और बिल में हमारे ज़्यादा पावर की कंजप्शन ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करें कि अपने लोड को मैनेजमेंट कर लें कि किस टाइम पे हमारा रजिस्टिव लोड चल रहा है, तो उसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंडक्टिव लोड ना चलाएं। 1 2 4 मान लो इंडक्टिव लोड चला दिया हमने, एक हमारा रजिस्टिव लोड चल रहा है, तो मैं ऑब्वियसली कि जब भी हमारे इंडक्टिव लोड ज़्यादा यूज़ होंगे, घर में भी हो या कमर्शियल हो, तो वो पावर फैक्टर को डेफिनेटली वो लो करेंगे, जिससे हमारी मेन ड्रॉबैक क्या हो जाती है, उससे बिजली का बिल हाई आएगा ही आएगा। अच्छा जी, फिर आता है मोटर का डिज़ाइन। अगर हम इफेक्टिव रख ले, लोड मैनेजमेंट कर ली, अब हम ना इस तरह की मोटर्स को चूज़ करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स हैं, मतलब कि जो कि एनर्जी को कम से कम यूज़ कर सकती है। इस वजह से भी हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है, हाई रहता है, और हमें अच्छी एनर्जी जितनी यूज़ करेंगे उतनी एनर्जी का हमें बिल पे करना पड़ेगा। प्रॉपर साइज हो उस मोटर का, प्रॉपरली उसकी एफिशिएंसी उस मोटर की, इससे हमारा क्या हो जाता है कि पावर फैक्टर इंक्रीज़ करता है। फिर अगर हम वोल्टेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है वोल्टेज ऑप्टिमाइजेशन, हम ना अपना वोल्टेज का जो लेवल है ना एक स्पेसिफिक रेंज में रख ले। मान लो कि हमारे पास वोल्टेज एक रेगुलेटर लगाया हमने, हमें पता है कि हमारा वोल्टेज रेगुलेटर जब ड्रॉप होगी ना वोल्टेज, तो ये 220 वोल्ट पे जाएगा, जब हाई जाएगी तो ये 300 वोल्ट पे रहेगा, यानी कि 220 से 300। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अगर हमने ये ऑप्टिमाइजेशन रख ली ना वोल्टेज की कि हमारा वोल्टेज जो रेगुलेटर है, जो डिवाइस हमने लगाई है ना, वो इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे जो हमें वोल्टेज में अगर लो वोल्टेज पीछे से आ रहे तो उसको इंप्रूव करके 220 पे लेके आएगा, अगर हाई आ गई 400 तो उसको डिक्रीज करके 300 पे मैक्सिमम पे ले आएगा, जिससे हमारा इक्विपमेंट जो भी उस वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है वो डिवाइस हमारी सेफ रहती है, जलती नहीं है, मतलब करंट रोन मैक्सिमम ना होकर फूकती नहीं है, गर्म नहीं होती है। ये भी हमारा पावर फैक्टर को मेंटेन करने का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्या हमारा वोल्टेज ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट क्या कहते हैं कि हम रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। पता चले वो वैसे ही ख़राब हुए पड़े हैं और वैसे पावर कट ड्रोन करंट ड्रोन ज़्यादा हो रहा है, गर्म हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल से बताया कि पुराने घरों में वायरिंग या जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई भी डिवाइस उनमें इंसर्ट करेंगे फटाफट उसको गर्म कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या अपने मोबाइल के चार्जर्स को भी गर्म कर देते हैं पुराने जो सिस्टम्स है। तो वो हमें रेगुलर अपनी मेंटेनेंस भी देखनी है अपने इक्विपमेंट्स की, वो अच्छे से मेंटेन भी रखें। अब आता है कि हमारा मॉनिटरिंग रखें अपने कंट्रोल सिस्टम पे, मतलब कि जो भी हमारे पास ना फैक्टर कंट्रोल सिस्टम क्या है, मान लो जिसने हमारे इस पूरे, जैसे मान लो कि मैंने SVCs लगा दिए थे हमने पैरेलल में, या हमने SVCs यूज़ करी थी, या हमने क्या किया था वोल्टेज ऑप्टिमाइजेशन अपने रेगुलेटर्स यूज़ किए थे, उनको अच्छे से देख के मॉनिटर भी करें कंट्रोल सिस्टम क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, टाइम टू टाइम, महीने बाद 2 महीने बाद। कहीं ऐसा ना हो कि हम लगा के हमने छोड़ दिया कि भाई हमारे पास वो रेगुलेटर भी लगा हुआ है, SVCs लगाई हुई है, हमने हमारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, लेकिन पता चलता है कि पावर फैक्टर फिर भी लो आ रहा था, फिर भी हमारे बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ों पर हमने क्या कर रखनी है, प्रॉपर अपनी मॉनिटरिंग भी रखनी है। और वंस इन अ ईयर, 1 साल में, जैसे कि आपका कमर्शियल यूज़ के लिए बेस्ट है। देखिए डोमेस्टिक यूज़ में तो कोई भी, जब तक आपका चीज़ ख़राब नहीं होती ना कोई डिवाइस, तब तक आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाते नहीं। इंजीनियर की तो बात ही छोड़ दी, सिंपल मैकेनिक आते हैं जो आपकी ठीक ठाक करके चले जाते हैं कोई भी जो हमारा फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड में यानी किसी डिवाइस में। ये बात हो रही है हमारे हाई पावर फैक्टर की। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर पड़ता है, जहाँ पे कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी पावर की एनर्जी की ज़्यादा है, वो कहाँ पे है, कमर्शियल यूजेस में, इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहले तो हमारे कंसल्टेशन है, किसके साथ करनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। साल में 1 बार या 2 बार उनसे कंसल्ट करें और अपना पावर फैक्टर की अच्छे से चेक कराएं, अपने डिवाइसेस को चेक कराएं कि हमारे SVCs ठीक काम करने, कैपेसिटर्स ठीक काम करें, जो भी आपने यूज़ किया। कितनी सारी चीज़ें बता दी है ना कि ये चीज़ें हम यूज़ करके अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, विजिटिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है। वैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ना परमानेंट पोस्ट होते हैं किनकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, जो उन सिस्टम की जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, चेक रखते हैं, अच्छे से देखते हैं क्या करते हैं, उनका पावर फैक्टर टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कॉस्ट कम पड़े।